हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कर दान योग्यता सिद्धांत की, यानी कि कर दे योग्यता सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो बच्चों कर दे योग्यता सिद्धांत से पहले हमने समान सीमांत लाभ सिद्धांत पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि समान लाभ सिद्धांत हमें बताता है कि जिस व्यक्ति को वस्तु के उपभोग करने से जितना लाभ मिल रहा है उसी अनुपात में उसे कर देना चाहिए। यानी कि इस बात से कहें तो जो हॉस्पिटल है उसका फायदा गरीब व्यक्ति ज्यादा उठाता है एज कंपेयर टू अमीर व्यक्ति के। यानी कि समान लाभ सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो गरीब व्यक्ति को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो हॉस्पिटल का ज्यादा एंजॉय कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो जो गरीब व्यक्ति है वो कम कर दे रहा होता है। तो कर दान योग्यता सिद्धांत हमें बताता है कि कर का जो देय है, यानी कि कितना कर दिया जाएगा व्यक्ति के द्वारा, ये लाभ के आधार पर डिसाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि इस आधार पर डिसाइड होना चाहिए कि एक व्यक्ति की कर देने की योग्यता कितनी है। तो बच्चों कर देय योग्यता सिद्धांत हमें क्या बताता है? कर देय योग्यता सिद्धांत हमें बताता है कि हर व्यक्ति से उसकी कर देने की क्षमता के अकॉर्डिंग कर वसूला जाना चाहिए। यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उसके कर देने की योग्यता ज्यादा होती है, इसलिए अमीर व्यक्तियों से ज्यादा कर वसूलना चाहिए, और जो गरीब व्यक्ति है उसे कम कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कर देने की क्षमता कम होती है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कर का सिद्धांत है ये न्यायशीलता पर आधारित है, क्योंकि न्यायशीलता का सिद्धांत यही कहता है कि भाई जो व्यक्ति अमीर है उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए, जो गरीब है वो कम टैक्स देना चाहिए। इसीलिए जो कर दे योग्यता सिद्धांत है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो कर दे योग्यता सिद्धांत है वो घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। यानी कि ये नियम ये मानकर चलता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की पास ज्यादा पैसा आते हैं मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है घटती चली जाती है। यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटता हुआ इस पूरी की पूरी थ्योरी में माना गया है। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम लागू हो रहा है। तो बच्चों यहां तक हमने समझा कि एक व्यक्ति की टैक्स उसकी कर देने की क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। मान लीजिए एक मैं हूं, मैं भी टैक्स पे करता हूं और मान लीजिए आप भी टैक्स पे करते होंगे, तो कौन ज्यादा टैक्स पे करता होगा? डिपेंड करता है हमारे कर देने की क्षमता कितनी है। तो कर देने की जो क्षमता है उसको कैसे मापा जाए, सारा का सारा मुद्दा इस वीडियो में इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कर दे, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जिसकी कर देने की क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा कर दे, जिसकी क्षमता कम है वो कम कर दे। लेकिन इस क्षमता का माप कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आप क्षमता से बात करोगे तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी क्षमता तो है ही नहीं टैक्स देने की। तो क्षमता को मापने के दो तरीके हैं, एक तो है व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है वस्तुगत या बाह्य दृष्टिकोण। तो बच्चों पहले हम वस्तुगत या बाह्य दृष्टिकोण पर बात कर लेते हैं। तो देखिए वस्तुगत दृष्टिकोण का में पहला पॉइंट आता है बाह्य दृष्टिकोण है, जिसके बेस पर सरकार जो टैक्स लगा सकती है। जैसे आय है, ठीक है, आय का मतलब है कि जिस व्यक्ति की आय ज्यादा है हम ये मान के चलते हैं कि उसकी कर देने की क्षमता ज्यादा होगी, और जिस व्यक्ति की आय कम है उसकी कर देने की क्षमता कम होगी। भारत के रेफरेंस में देखिए तो आपको आय कर देना पड़ता है। तो आय कर में भी डिफरेंट स्लैब लगा रखे हैं कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, 7.5 लाख रुपए पे अलग टैक्स रेट है, 10 लाख रुपए तक अलग टैक्स रेट है, 10 लाख से ऊपर अगर आप कमाओगे तो आपको अलग टैक्स रेट देना पड़ेगा। यानी कि यहां पर ये जो आय का लेवल है ये एक तरीके का माप है जिससे हम माप सकते हैं लोगों की कर देने की क्षमता को। इसके अलावा बच्चों संपत्ति की मात्रा, देखिए हाउस टैक्स हो गया या अलग तरीके के प्रॉपर्टी टैक्स हो गए या कैपिटल गेन टैक्स हो गए, संपत्ति से जो मिलने वाला लाभ है उसको बेचने से जो कर मिला है। यानी कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो डेफिनेटली उसकी कर देने की क्षमता भी ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और जिसकी संपत्ति कम है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों तमाम तरीके के टैक्सेस लगाते हैं व्यय के आधार पर। यानी कि व्यय जो है वो एक बहुत ही एप्रोप्रिएट आप कह सकते हो मेजर है। जैसे आप वस्तु खरीदते हो, वस्तु खरीदने के लिए व्यय करते हो, तो जो व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा वस्तु खरीदने पर, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टैक्स देने की क्षमता ज्यादा है। अगर आप ज्यादा पेट्रोल खरीदोगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम पेट्रोल खरीदोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप टीवी खरीदते हो, अगर आप बड़ा टीवी खरीदते हो तो भारत में 28% जीएसटी लगता है, छोटा टीवी पर 18% जीएसटी है। अलग अलग लग्जरी चीजों पर ज्यादा जीएसटी, कम लग्जरी चीजों पर नेसेसरी पे कम जीएसटी। तो ये व्यय के आधार पर है। अगर हम बात करें बच्चों तो ये तीनों के तीनों जो हैं
वो एक तक कर सकते हो। कर योग्यता सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि तीनों में ही जो रूल लागू होता है बच्चों वो एक तरीके से प्रगतिशील है, यानी कि जिसकी आय ज्यादा है, जिसके पास संपत्ति ज्यादा है, जो ज्यादा व्यय करता है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, और तीनों में से जिसके पास जो कम है वो कम टैक्स पे करेगा। तो ये तो बच्चों एक तरीके से वस्तुगत या बाह्य दृष्टिकोण हो गया, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया। इसके अलावा एक और दृष्टिकोण है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वह है वस्तुगत या भावनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर आप कह सकते हो, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, यानी कि इसके बारे में जो भी अनुमान लगाया जाएगा वो सीमांत उपयोगिता के बेस पे लगाया जाएगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यानी कि जब हम मुद्रा को सैक्रिफाइस करते हैं, जब हम टैक्स के रूप में मुद्रा को देते हैं, तो हमें एक डिसयूटिलिटी मिलती है जिसका कि हम यूटिल में माप सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत है, यानी कि उपयोगिता को हम अंकों में माप सकते हैं। साथ ही साथ ये भी मांग रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो ये आप दोनों बातों को दिमाग में रखिएगा। तो बच्चों तीन तरीके से हम माप सकते हैं, पहला है समान निरपेक्ष त्याग, दूसरा है समान अनुपातिक त्याग, और तीसरा है समान सीमांत त्याग। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समान निरपेक्ष त्याग के बारे में। तो बच्चों समान निरपेक्ष त्याग बताता है कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, सपोज कीजिए ए व्यक्ति जो है और बी व्यक्ति, तो ए व्यक्ति जो है वो 10,000 रुपए कमाता है, ठीक है, और मान लीजिए बी व्यक्ति 10,000 की जगह चलिए ये कमाता है 10,000, ये कमाता है 1 लाख, ये 1 लाख कमाता है ए और ये कमाता है 10,000। ये इनकी महीने की इनकम है या साल की इनकम मान लो। अब दोनों से कर वसूलना है, तो कर वसूलते समय इस पे मान लीजिए 10% टैक्स लगा, यानी कि इसको अपना 1 लाख रुपए का सेक्रीफाइस करना पड़ गया। 10,000 में से 10,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ गया, ठीक है जी। 10,000 का सेक्रीफाइस करने का क्या मतलब हुआ कि अब इसके पास जो पैसा बचेगा वो 90,000 रुपए बचेगा। तो यहां पे यही बताया गया है YT का मतलब 10,000, ठीक है जी, ऐसे लिखा हुआ है YT यानी कि 10,000 माइनस YT माइनस टैक्स यानी कि 90,000, ठीक है जी। तो यानी कि यहां पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एरे जो 1 लाख में से 90,000 रुपए माइनस करने के बाद आपकी जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी के टर्म में बताया गया है बच्चों, यूटिलिटी के टर्म में, ठीक है, यानी कि ये जो यूटिलिटी मिल रही है 1 लाख रुपए से, मान लीजिए 1 लाख यूनिट के बराबर है। तो जो हम नेट कैश की बात कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए इस केस में जो यूटिलिटी का लॉस हुआ है, मान लीजिए 10,000 यूटिलिटी का लॉस हुआ है, यूटिल्स का, ठीक है। लेकिन बी के लिए हो सकता है कि उसकी इनकम 10,000 हो, ठीक है, और ये जो है ना मान लीजिए उस पर उतना ही टैक्स लगाया जाएगा कि उसके लिए भी 10,000 यूटिल का ही लॉस हो। यानी कि दोनों का जो लॉस हुआ है यूटिल के टर्म में, मनी के टर्म में नहीं। मनी के टर्म में तो 10,000 है, ये 10,000 दे ही नहीं सकता, क्योंकि 10,000 से 10,000 दे देगा तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये 10,000 में से मान लीजिए चलिए 800 रुपए दे रहा है, हमें नहीं पता कि क्या कर रहा है, 800 रुपए दे रहा है, लेकिन जो लॉस हुआ यूटिल्स का वो भी 10,000 यूटिल्स का ही हुआ है। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टर्म मापा जा रहा है यूटिल्स का, वो लॉस यूटिल के टर्म में मापा जा रहा है, ना कि मनी के टर्म में। यानी कि जो डिफरेंस आया इनकम की वजह से यूटिल का और इसके बीच का जो डिफरेंस आया यूटिल का, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, वो इक्वल रहना चाहिए। यानी कि मैं आपको अगर इस और सिंपल तरीके से कहूं तो मान लीजिए इसके लिए 1 रुपए जो है वो 1 यूटिल के बराबर है, और इसके लिए 1 रुपए जो है वो 10 यूटिल के बराबर है, ठीक है जी। मान लीजिए यूटिल की बात कर रहे हैं, इसके लिए 1 रुपए की वैल्यू 1 यूटिल के बराबर है, इसके लिए 1 रुपए की वैल्यू 10 यूटिल के बराबर है। तो अगर ये 10,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब ये 1,000 रुपए का सेक्रीफाइस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूटिल के टर्म में निकालोगे तो इसकी यूटिलिटी 10,000 आएगी, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूटिलिटी भी 10,000 ही आएगी। इसका मतलब दोनों का जो यूटिल सेक्रीफाइस किया गया है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन बच्चों कुछ लोग इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। उनका यह मानना है कि यह न्याय संगतता के खिलाफ है, क्योंकि यह प्रतिगामी है, क्योंकि अमीरों से ज्यादा और यूटिल लिया जाना चाहिए था, गरीबों से कम यूटिल लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर यह न्याय संगतता नहीं माना गया है। तो दूसरा बच्चों हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा समान अनुपातिक त्याग, ठीक है। तो यहां पर हमें यह बात की गई है बच्चों, कोशिश की, भाई लीजिए एक की इनकम 10,000 है तो बराबर बराबर अनुपात, यानी कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इससे 10,000 रुपए लेने चाहिए और 10% यानी कि 1 लाख, और यहां से लेना चाहिए हमें 1,000 10,000 में से।
तो दोनों का जो अनुपात है वो बराबर बराबर होना चाहिए। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये है ना, मान लीजिए अगर एक यूटिल 200 रुपए के बराबर है, 20 यूटिल के बराबर, तो ये तो केवल 500 रुपए पे करेगा, है ना। यानी कि रुपए के टर्म में मत देखो, यूटिल के टर्म में देखो। यानी कि इस केस में ये 10,000 का पेमेंट करेगा, ये 5,000 का पेमेंट करेगा, लेकिन जो सेक्रीफाइस है यूटिल के टर्म में वो बराबर बराबर है। लेकिन यहां पे समानुपातिक त्याग का मतलब है कि हम जो त्याग कर रहे हैं अमाउंट में, यूटिल के टर्म में फिर ये बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहां पर बच्चों बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें अगर 10% लिया जाएगा तो इससे भी 10% लिया जाएगा, और यहां पर अगर इससे 10% लिया जा रहा है तो इससे हो सकता है 5% लिया जाए, हो सकता है 10 लिया जाए, हो सकता है 20 लिया जाए, लेकिन लिया इस तरीके से जाएगा कि दोनों की उपयोगिता जो है वो बराबर बराबर हो। तो ये बच्चों दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगला है हमारा समान सीमांत त्याग। तो बच्चों समान सीमांत त्याग जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ज्यादा व्यवहारिक है। इसको बच्चों हम न्यून कुल त्याग सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं, टेबल के थ्रू समझा देता हूं मैं आप बच्चों को। तो बच्चों आप एक टेबल देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको रुपए की इकाइयां बताई हुई, यानी कि एक कर के रूप में जो त्याग किया गया है, 1 रुपए देने पर, 20 रुपए, 2 रुपए देने पर, 3 रुपए देने पर, 4 रुपए देने पर, 5 रुपए देने पर। तो जो त्याग है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो देखिए घट रही है। कैसे घट रही है बच्चों? क्योंकि 1 रुपए त्याग का मतलब अब उसके पास 10 रुपए में से 9 रुपए बचे, फिर 2 रुपए का मतलब है 8 रुपए बचे, तो ये मतलब है इसका, ठीक है। यानी कि त्याग देखो, अगर ए जो है वो 1 रुपए देता है तो उसको 4 यूटिल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जबकि बी को 5 यूटिल का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जबकि सी को 8 यूटिल का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है। 2 रुपए देने पर ए को 5 का, बी को 6 का और सी को 8 रुपए का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों ए जो है वो बता रही है, टेबल बता रहा है कि ए के डिफरेंट अमाउंट टैक्स लगने पर कितने यूटिल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी तरीके से बी को कितना यूटिल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सी को कितना यूटिल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब सरकार जो है वो चाहती है कि भाई आप कह सकते हो कि टैक्स इस तरीके से लगाया जाए कि सभी की जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर बराबर रहे। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार को देखिए चाहिए 8 रुपए टोटल, है ना, टोटल सरकार को 8 रुपए चाहिए। तो इस केस में सरकार क्या करेगी, ए से 4 रुपए वसूलेगी, बी से 3 रुपए वसूलेगी और सी से केवल 1 रुपए वसूलेगी। यानी कि टोटल सरकार के पास 8 रुपए हो गए। और इन तीनों ही केसेस में जो ए की यूटिलिटी है 8 है, बी की यूटिलिटी भी 8 है और सी की यूटिलिटी भी 8 है। यानी कि तीनों की जो सीमांत उपयोगिता है वो तीनों की बराबर बराबर है इस केस के अंदर। तो बच्चों कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि इस केस में सीमांत त्याग में हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए जो त्याग की गई है, यानी कि y माइनस टी मतलब इनकम के रूप में जो त्याग की गई है, ठीक है, टैक्स के रूप में जो त्याग की गई है वो बराबर होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी से, बराबर होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी से। इसी तरीके से इसको हम सम सीमांत त्याग सिद्धांत भी कहते हैं, समान सीमांत भी बोलते हैं इसको और सम सीमांत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बच्चों तरीका है, यानी कि सम सीमांत त्याग सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति से जो टैक्स वसूला जाना चाहिए उसकी सीमांत उपयोगिता और दूसरे व्यक्ति से जो टैक्स वसूला गया है उसके लिए जो त्याग करने की सीमांत उपयोगिता है वो बराबर बराबर होनी चाहिए। यानी कि अमीर व्यक्ति जिसकी सीमांत उपयोगिता मुद्रा की कम होती है उससे ज्यादा टैक्स वसूला जाना चाहिए, और गरीब व्यक्ति जिसकी सीमांत उपयोगिता मुद्रा के लिए कम होती है उससे ज्यादा होती है उससे कम टैक्स वसूला जाना चाहिए। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा सिद्धांत बेसिकली हमें ये बताता है कि हर व्यक्ति से जो कर है उसकी कर देय योग्यता के अनुसार लिया जाना चाहिए, और कर का माप, योग्यता का माप कैसे होगा उसके बारे में हमने आपको 2 अलग अलग विचारधारा हैं जिसके बारे में हमने आप बच्चों को समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं आपको कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर हम आगे बात करें इन तीनों विधियों के कंपैरिजन की, तो एक टेबल के थ्रू हम इस तीनों विधियों के कंपैरिजन को भी समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें समझाया हुआ है त्याग का सिद्धांत, यानी कि समान निरपेक्ष त्याग है या समान अनुपातिक त्याग है या समान सीमांत त्याग है। तो बात करें बच्चों अगर हम समान निरपेक्ष त्याग की, तो इसमें जो कर का भार है वो धनी व्यक्ति पे कम पड़ता है जबकि अमीर व्यक्ति पे अधिक पड़ता है। इसीलिए इसको या तो आप अनुपातिक करारोपण या न्यूनतम प्रगतिशील भी बोल सकते हो। इसके अलावा समान अनुपातिक त्याग जो है वो इसमें अमीर पर अधिक भार पड़ता है और गरीब पे कम पड़ता है, जबकि समान सीमांत त्याग में जो अमीर है उस पर अधिकतम भार पड़ता है जबकि गरीब पर न्यूनतम भार पड़ता है। इसलिए जो प्रगतिशीलता की बात करें तो जो समान सीमांत त्याग प्रणाली है वो अत्यधिक प्रगतिशील है, समान अनुपातिक त्याग जो है वो समान सीमांत त्याग से कम प्रगतिशील है, परंतु समान निरपेक्ष त्याग से अधिक प्रगतिशील है। इसका मतलब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों सिद्धांत में सबसे अधिक प्रगतिशील है समान सीमांत त्याग,
उससे कम प्रगतिशील है समानुपातिक त्याग और सबसे कम प्रगतिशील है समान निरपेक्ष त्याग। इसीलिए अधिकतर अर्थशास्त्री जो हैं वो समान सीमांत त्याग पद्धति अपनाने का सुझाव देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो खत्म करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीजीडी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके के कोर्सेज हम करा रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि सारे के सारे हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको सिस्टमेटिकल वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और तमाम तरीके की चीजें मिल सकें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है हमसे तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। इस नंबर पर इतना ही, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।